हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 2 कवर करेंगे। जी, कहता है कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, तो दो अलग अलग तरह की क्रेडिट सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे, इनको समझते हैं। कहता है कि क्रेडिट इज़ एन एग्रीमेंट, तो इन विच कहता है कि क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें विच इज़ क्रिएटेड, जो तैयार किया जाता है, क्रिएट किया जाता है व्हेन अ पर्सन गिव्स मनी, जब कोई व्यक्ति मनी एंड गुड्स देता है, पैसा और वस्तुएं, टू द नीडी पर्सन, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को, विद द प्रॉमिस ऑफ रीपे दैट विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो दोबारा से वो पैसा वापस करेगा, पर क्या प्रॉमिस किया जाता है कि इसके साथ वह ब्याज भी उसको, इंटरेस्ट भी उसको पे करेगा। अकेला पैसा नहीं वापस करेगा, पैसे के साथ वह ब्याज भी उसको देगा, जिसके अकॉर्डिंग बात पहले ही हो जाती है कि कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा। कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन, तो यहाँ पे दो क्रेडिट सिचुएशन की बात की है। पहली को देखते पहले, कहता है कि इन द फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन में क्या हुआ, अ पर्सन बोरो मनी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो पर्सन ने पैसा उधार लिया किसके लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, कुछ उत्पादन करना है उसके लिए, विद द प्रॉमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो प्रॉमिस भी कर लिया उसने कि जो रीपे में जो लोन है उसको वापस कर दूंगा, कब करूंगा, एंड ऑफ द ईयर, तो इस ईयर के आखिर में वापस कर दूंगा। व्हेन प्रोडक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड, जब उसका जो प्रोडक्शन वर्क जो उसने शुरू किया है वह खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जब एंड आ जाता है साल का आखिर में, ही और शी मेक अ गुड प्रॉफिट, तो जिसने लोन लिया होता है, ठीक, क्रेडिट लिया होता है, उसको अच्छा प्रॉफिट होता है फ्रॉम प्रोडक्ट एक्टिविटी, जो अपनी एक्टिविटी किया, जो भी उसने तैयार किया उससे। एंड ही और शी इज़ एबल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन, तो वह एबल होता है, योग्य होता है कि अपने जो अमाउंट ऑफ लोन है उसको वापस कर देता है। देयरफॉर, इसीलिए दैट पर्सन बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर, तो पहले से वो बेटर हो जाता है, उसके पास पैसा भी आ जाता है, उसने कुछ पैसा कमा लिया, आप खुद का प्रॉफिट हो गया, और वो बाद के जो यहाँ से क्रेडिट लिया था उनको भी उसने वापस कर दिया। तो ये तो हमारी होगी पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन। जी, आगे कहता है कि सेकंड सिचुएशन में क्या होता है। इन द सेकंड सिचुएशन अ पर्सन बोरोड मनी फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटी विद द प्रॉमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रोडक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो सेम वही है, उसने भी पैसा लिया, उसी तरह प्रॉमिस किया था कि साल के एंड में उसको वापस कर देगा अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, जिसके लिए वो पैसा लिया है। एट द एंड, इसमें क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत में क्या होता है, ही और शी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैन या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, अनएबल टू रीपे द लोन, तो अनएबल होता है, अयोग्य रह जाता है कि लोन को रीपे वापस नहीं कर पाता है। द लोन ड्यू टू लॉस इन प्रोडक्शन, तो जो उसने प्रोडक्शन किया उसमें उसको घाटा पड़ जाता है, लॉस हो जाता है, इसके लिए वह उसको वापस नहीं कर पाता है। फॉर दिस टर्म, तो इस तरह की टर्म में ही और शी कम्स अंडर द सिचुएशन ऑफ, तो डेट ट्रेड्स, तो डेट ट्रेड्स होता है कर्ज का जाल, तो कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में वो डेट ट्रेड्स में फंस जाता है। डेट ट्रेड्स होता है कर्ज के जाल में फंस जाता है। देयरफॉर, कहता है कि इस तरह द पर्सन बिकेम्स वर्स ऑफ देम बिफोर, तो उससे भी उसकी स्थिति बदतर हो जाती है जो पहले होती है। तो इस कंडीशन में उसने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में लोन भी पैसा, जो लोन था वो वापस कर दिया, उससे प्रॉफिट भी कमा लिया। तो दूसरे में उसकी फसल तबाह हो जाती है, ठीक है, तो वो लोन वापस नहीं कर पाता, ठीक है, और उसके लिए उसकी जो हालत होती है पहले से भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई है। फेस्टिवल सीज़न में क्या होता है कि ये आपने एक बार देख लेना खुद, फेस्टिवल सीज़न में क्या होता है कि हाँ जी, तो इसमें सलीम क्या करता है कि सलीम को ऑर्डर मिलता है शूज़ का, ठीक है, तो 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने होते हैं उसने, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो लेदर बनाने वाला होता है उससे प्रॉमिस करता है आप लेदर दे दो मेरे को, ठीक है, उसके बदले में मैं आप पैसे बाद में पे कर दूंगा, प्रॉमिस हो गया। या इस तरह के और भी प्रॉमिस करता है, जिसने उसको ऑर्डर दिया था उससे भी पैसे लेता है शूज़ के, तो और कहीं से भी वो पैसे ले लिया। सपोज़ उसने क्या किया, अब सारे पैसे ले लिए, उसने वर्कर ज़्यादा हायर कर लिए, तो उसने सारा काम ठीक कर लिया।
ठीक है। उसके बदले में क्या हुआ, उसने शूज़ बना दिए, उसको बेच दिया, सेल कर दिया, सारा कुछ हो गया, लास्ट में उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया है। ठीक है, तो सलीम की ये कंडीशन है कि उसने प्रॉफिट कमा लिया तो बहुत अच्छा है वो। ठीक है, तो सपना से प्रॉब्लम क्या आती है कि उसने सपना ने क्या किया है कि उसने भी ग्राउंड नट्स मूंगफली को बेचने के लिए ग्रो करने के लिए उसने फसल के लिए पैसा ले लिया। ठीक है, लोन वैसे ही उसी का चल रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो वहाँ पे उसकी फसल जो होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, फसल जो होती है क्रॉप फेलियर हो जाता है, फसल ग्रो नहीं, यहाँ कीट ने जो कीट होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, फसल ख़राब हो जाती है। तो फसल को बचाने के लिए वो उसके ऊपर कीटनाशक स्प्रे का, पेस्टिसाइड का यूज़ भी करती है। ठीक है, तो पर फिर भी उसकी फसल अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो कि अब डेट ट्रैप में फंस जाएगी, तो अब कर्ज जाल में वो फंस जाएगी। ठीक है, अगले साल फिर सपोज करो उसने वैसे ही फसल लगाई, पर अगले साल फसल अच्छी हुई, ठीक हुई, पर वो पिछले साल वाला उसका जो कर्जा है वो वापस नहीं हुआ, तो उसको अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ेगा। तो ये होता है डेब्ट ट्रेड। तो इसी तरह किसान जो है प्रेजेंट इसी जाल में फंसते जा रहे हैं, डेट ट्रेड्स के जाल में जो हमारे किसान हैं बेचारे इसी तरह फंसते हैं, वे उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे टर्म ऑफ क्रेडिट देख लेते हैं। कहता है कि द इंटरेस्ट रेट, हाँ जी, तो आगे आ गया द इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल को। कोलेट्रल्स होता है कि कोई वस्तु, जैसे हमने लोन लिया है तो उसके बदले में उतनी कीमत की हमारे पास कोई वस्तु होनी चाहिए, तो उसके कागज़ हम बैंक में देंगे, उसके बाद हमें लोन मिलता है, तो उसको कोलेट्रल्स बोल देते हैं। एंड सम डॉक्यूमेंट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो टर्म ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट को ये हमें चाहिए होता है। तो इंटरेस्ट रेट पहले देखना होता है, कोलेट्रल्स में हमारे पास उतनी संपत्ति है जिसके कागज़ हम उसको दे देंगे बैंक को, उसके बदले में वो हमें उसकी उतनी कीमत का लोन दे दे। ठीक है, तो हमारे डॉक्यूमेंट फुलफिल हैं, पूरे कर सकते हैं, और जो भी लोन की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं। तो कहता है कि इंटरेस्ट रेट इज़ स्पेसिफाइड, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी स्पेसिफाई किया जाता है, कितना इंटरेस्ट रेट होगा। व्हेन ए लेंडर प्रोवाइड द लोन टू द बोरोवर, जब जो लोन देने वाला लोन प्रदान करता है बोरोवर को, ठीक है, जो उधार लेने वाला होता है उसको। अब बोरोवर विल हैव टू रीपे द अमाउंट टेकन फ्रॉम द लेंडर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो बोरोवर होता है जो, ठीक है, उसने जो अमाउंट ली होती है उसके ऊपर लेंडर से, ठीक है, लोन देने वाले से, तो उसको वापस करना होता है, साथ में उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट जो शुरू में तय की होती है कि कितना इंटरेस्ट ऑफ लोन पे आप पे करोगे। तो कहता है कि इन सम लैंडर्स में डिमांड्स कोलेट्रल्स अगेंस्ट लोन, तो कुछ जो लैंडर्स होते हैं ना वो उसके बदले में कोलेट्रल्स मांगते हैं कि आप कुछ रखो उसके लिए मेरे पास, तभी मैं आपको लोन दूंगा। तो कोलेट्रल्स क्या होते हैं उसको देखते हैं पहले। कहता है कि कोलेट्रल्स इज एन एसिड्स, तो एसिड्स होता है हमारी संपत्ति, ठीक है, एसिड्स हो गया हमारी संपत्ति, हमारे संपत्ति हमारी सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, ठीक है, पशुधन भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, आपके घर हो सकता है, तो ये सारे उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कोलेट्रल इज एन एसिड्स दैट बोरोवर ऑन एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो कोलेट्रल एक समझ लो कि गारंटी होता है, ठीक है, जिसमें हम ज़मीन भी हो सकती, बिल्डिंग, व्हीकल्स हो सकते हैं, लाइव स्टॉक पशुधन हो सकता है, तो वो जो हमने डिपॉजिट विद बैंक वालों को देना होता है, ठीक है, एंड यूज़ दिस एज ए गारंटी, एक गारंटी के रूप में यूज़ करना होता है इसका, टू द लैंडर अनटिल द लोन इज़ नॉट पे, जब तक लोन पे नहीं किया जाता। सपोज मैंने लोन लेना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास घर के पेपर है, तो मैं घर के पेपर बैंक को दूंगा उतने समय के लिए, ठीक है, तो एक कोलेट्रल के रूप में उसका बैंक उसका प्रयोग किया करेगा। ठीक है, तो वो मैंने अपनी संपत्ति उनको दे दी, उसके बदले में वह मेरे को लोन दे रहा है, अगर मैं लोन पे करने में असमर्थ होता तो वह मेरे घर को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलेट्रल्स। ठीक है, ये कोलेट्रल्स लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, लैंड टाइटल डिपॉजिट विद बैंक,
लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द कोलैटरल्स यूज फॉर बोरोइंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है उसकी, जो बोरोइंग जो उधारक होता है, जो लेने वाला होता है लोन, उसको देनी पड़ती है एग्जांपल के रूप में। a lender can use the assets which are held by him as a security until the amount of loan is repaid। तो क्या होता है कि आगे भी देख लेते हैं, कहता है कि lender has a right to sell the assets or collaterals when the borrower fail to repay the amount of लोन इन स्पेसिफिक पीरियड। तो अब क्या होता है कि अगर तो हमने स्पेसिफिक जब तक हमारी अवधि है, जब तक हमने लोन पे करना है, उस अवधि के अंदर हम लोन पे कर देते तो हमारे कागज़ जो है वो हमें घर के वापस मिल जाएंगे। अगर हम वह लोन नहीं क्लियर करते, हम लोन नहीं दे पाते, तो वह उनके पास, लेंडर के पास अधिकार होता है कि वो आपकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे आ गया फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में औपचारिक क्षेत्र के क्रेडिट, ठीक है, इसको कह सकते हैं। तो कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, मीन्स कि अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट होता है लोन के, दो प्रकार के स्रोत होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की बात कर दें, इन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव आर इंक्लूडेड। तो इसमें जो लोन हम बैंक से लेते हैं, ठीक है, या कोऑपरेटिव से लेते हैं, तो वो इसमें शामिल होता है। तो इनफॉर्मल लोन की बात कर लें, इन द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर, जिसमें मनी लेंडर शाहूकारों से, ट्रेडर व्यापारियों से, एम्प्लॉयर्स से, ठीक है, रेलिवेंट से, फ्रेंड वगैरह से, आर इंक्लूडेड। तो इनमें से, इनसे हम लोन लेते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक और कोऑपरेटिव से आ जाएगा, और जो इनफॉर्मल में मनी लेंडर होते हैं, शाहूकारों से या व्यापारियों से, या एम्प्लॉई है कोई उससे, या किसी भी अपने रिलेटिव फ्रेंड वगैरह से लोन लेते हैं, इसमें आ जाता है। कहता है कि एज वी नो दैट द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ द मनी फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहता है कि हम वैसे जानती हैं कि ज़्यादा जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है डिपॉजिटेड मनी का, डिपॉजिटेड किया जाता है, ठीक है, तो उनको प्रदान किया जाता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है पैसे की, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बैंक में उनको पैसा दे दिया जाता है लोन के ऊपर, जिनको इनकी ज़रूरत होती है आर्थिक क्रियाओं के लिए। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ लोन एक्टिविटीज़ इन फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारा कुछ देखता है, सुपरवाइज करता है, इनके ऊपर निगरानी रखता है कि कितना जो लोन एक्टिविटी की, कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह डिसाइड किया जाएगा, सारा कुछ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। इन इंडिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज ग्रेटर इनफॉर्मल। कहता है कि द इंटरेस्ट रेट इन इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर की तुलना में इनफॉर्मल सेक्टर में जो पैसा उधार लेते हैं ना, उनके ऊपर उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय द लीगल अथॉरिटीज़। तो इन फॉर्मल सेक्टर में जो जिनसे वो पैसा उधार लेते हैं वही इसका निर्धारित करते हैं कि कितना ब्याज वो लेंगे। ठीक है, बैंक वहाँ तो बैंकों से लेते हैं, कोऑपरेटिव से लेते हैं, तो वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर निगरानी रखती है कि इससे ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते। पर इनफॉर्मल सेक्टर में जिससे वो पैसा लेते हैं वो अपनी तरफ से जितना मर्जी ब्याज रख सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है उनसे। ठीक है, मोस्टली ये ज़्यादा ही होता है। कहता है कि इन द इनफॉर्मल सेक्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सुपरवाइज्ड बाय द मनी लेंडर। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको सुपरवाइज किया जाता है मनी लेंडर के साथ, पैसा देने वाला जो शाहूकार है उसके द्वारा, या व्यापारी है जो उसके द्वारा, जो एम्प्लॉयर जिसने पैसा देना है, या
आर प्रोवाइडेड मनी, जो पैसा दे रहे हैं उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। कोई 15% देता है लोन, कोई 20% पे देता है, कोई कितने पे देता है, अपने अकॉर्डिंग वो ये लोन देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वो कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भिन्न भिन्न होता है पर्सन से पर्सन तक। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरवाइजिंग लोन इन इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं होती जो सुपरवाइज करता है, इनके ऊपर निगरानी रखता है कितना लोन ले, कितने से ज़्यादा पैसे ये नहीं ले सकते। जैसे बैंक में रिजर्व बैंक क्या करता है कि निगरानी करता है, इससे ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकते इंटरेस्ट के रूप में लोन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपनी सुविधा के अनुसार जितना मर्जी ले सकते हैं। आगे कहता है कि द लेंडर कैन यूज़ एनी मेथड टू गेट बैक देयर मनी फ्रॉम द बोरोवर्स, तो जो जिसको उधारी पे पैसे दिए हुए हैं ना उसने, तो लेंडर जो होता है पैसे देने वाला कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है पैसा वापस लेने के लिए। हाँ जी, कहता है कि समटाइम्स द इंटरेस्ट ऑफ द बोरोवर्स बिकम लेस कंपेयर देन द अमाउंट विच हैज़ टू पे ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कहता है कि कभी कभी उधारकर्ता की आय, जो उधारकर्ता की इनकम उस राशि की तुलना में कम हो जाती है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण भुगतान करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम आ जाती है उनको कि उनकी इनकम कम हो जाती है, ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि इन दिस चार्ट वी कैन सी सोर्स ऑफ क्रेडिट इज़ रूरल एरिया आर मोस्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल and the agriculture money lenders in case of informal sources of loan for the development of a country। तो पहले इतना देख ले, कहता है कि इस चार्ट में, ठीक है, ये नीचे दिया हुआ चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट में कहता है कि हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण जो गांव में जो के क्षेत्र में जो लोन के स्रोत होते हैं ना, ज़्यादातर जो लोन के औपचारिक स्रोतों के मामले में, जो लोन के औपचारिक स्रोत है उनके मामले में पेशेवर, ठीक है, पेशेवर जो होते हैं, ठीक है, पेशे के आधार पे, और खेती बाड़ी शाहूकार जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शाहूकार होते हैं जो मनी पैसा उधार देने वाले होते हैं, ठीक है, तो उन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में वे चले जाते हैं, ठीक है। तो बात करें सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। कहता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल। हाँ जी, कहता है कि जो देश की हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सस्ता क्रेडिट महत्वपूर्ण है, ठीक है। चीप, सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, जिसको वापस किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके हम उसको वापस कर सकते हो, तो ये ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। कहता है कि हाँ जी, कहता है कि देयर फॉर द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली इन रूरल एरिया। हाँ जी, कहता है कि इसीलिए सरकार को ना मूल रूप में जो ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है, गांव वाला हिस्सा आ जाता है, उसमें उसके क्षेत्र में क्रेडिट के स्रोतों में सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ठीक। तो इस एरिया में सुविधा प्राप्त कर देनी चाहिए। हाँ जी, तो ये ग्राफ देख लेते हैं। आगे कहता है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012 का ये दिया हुआ है, क्रेडिट का चार्ट है, लोन का चार्ट है। तो कहाँ से कितना लोन गया, तो ये जो आपको दिखाई स्काई ब्लू का, ये 1% गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। ये वाला जो रेड कलर है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोगों ने 25% लिया। उसके बाद कमर्शियल बैंक से भी 25% जाता है, ग्रीन कलर का आ गया। उसके बाद पर्पल कलर में ये अदर इंस्टीट्यूट एजेंसी जिनमें से 5% चला जाता है, और कोई अन्य एजेंसीज वगैरह होती हैं उनसे लोन जाता है। लैंड होल्डर से 1% गया, ठीक है। हाँ जी, तो आगे मनी लेंडर 33% इनसे पैसा जाता है लोन के ऊपर, ठीक है। तो क्रेडिट जाता है, क्यों जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कोलैटरल के बारे में मैंने आपको बताया था। कोलैटरल क्या होता है कि आपने लोन लेना है, सपोज़ करो आपने 2 लाख का लोन लेना है, तो आपके पास 2 लाख की संपत्ति होनी चाहिए, तो वह संपत्ति हम बैंक के पास रखते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो अगर हम लोन ना पे कर पाए तो बैंक वह हमारी संपत्ति का यूज़ करके
ठीक है, या उसको बेच के अपना जो पैसा ले सकती है, तो इसको बोलते हैं कोलैटरल। तो मनी लेंडर के पास ऐसे प्रावधान नहीं होता, ठीक है। मनी लेंडर लोगों को जानते होते हैं, ठीक है। तो कई जो लोग होते हैं कोलैटरल नहीं रख पाते, उनके पास रखने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में मनी लेंडर उनको पैसा देते हैं। तो इस तरह मनी लेंडर ब्याज भी अधिक लेते हैं, ब्याज अधिक लेते हैं, ठीक है। उनके पास कोई कोलैटरल नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो कोई भी संपत्ति के कागज़ वगैरह नहीं रखते हैं, वह लोगों को जानते हो। तो ये कारण है कि यहाँ से लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो उसके बाद आ गया रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से 8% जाता है। तो अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी से भी आगे जाके कोई दूसरी एजेंसीज वगैरह होगी, उनसे भी 2% के करीब लोन चला जाता है। हाँ जी, तो आगे आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने होते हैं गरीब लोगों के लिए कि फैसिलिटीज़ ऑफ बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल रूरल एरियाज। तो कहता है कि बैंक की फैसिलिटी सारे रूरल एरिया में उपलब्ध नहीं होती। सो द पुअर आर डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर बोरोइंग लोन। तो इसीलिए जो गरीब होते हैं ना, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चले जाते हैं लोन लेने के लिए। द पुअर हैव टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द मनी लेंडर। तो इसके बदले में जो गरीब है उनको जो हाई रेट पे करना पड़ता है इंटरेस्ट का, ब्याज के रूप में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बोरोवर लोन फ्रॉम द बैंक। तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है बैंक से लोन लेना, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कोलेट्रल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो उनके पास कोई गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, कोलेट्रल्स उनकी संपत्ति कुछ नहीं होती, ना ही उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल्स आर रिक्वायर फॉर ए बैंक लोन। तो कोलेट्रल्स और डॉक्यूमेंट तो चाहिए बैंक को लोन देने के लिए। इनफॉर्मल लैंडर्स लाइक, इनफॉर्मल लैंडर्स में जैसे ही कहता है कि मनी लैंडर्स आ जाते हैं, शाहूकार, आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेट्रल्स बिकॉज दे पर्सनली नो द बारोवर। तो कहता है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो मनी लैंडर होते हैं ना, तो वो आसानी से मान जाते हैं लोन देने के लिए विदाउट कोलेट्रल्स, कोई भी प्रमाण रखे बिना, ठीक है, कोई भी उनकी संपत्ति के पेपर वगैरह रखे बिना, क्योंकि वे उनको पर्सनली तौर पे जानते हैं, इसीलिए वे उनको उधार दे देते हैं। कहता है आगे कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कलेक्ट द सेविंग ऑफ द पुअर विच इज़ नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो कहता है कि एक संस्था का गठन गरीबों की बचत को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। कहता है कि द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू लैंड लोन एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, एम क्या होता है, तो ये देते हैं, लोन देते हैं, बहुत कम रेट पे देते हैं, ठीक है। अगर उनका कंपैरिजन करें दूसरों के साथ तो उनसे बहुत ज़्यादा कम रेट पे ये देते हैं। स्पेसिफाइड बाय द मनी लेंडर, जो मनी लेंडर ने स्पेसिफाई किया होता है। मनी लेंडर 15% लेते हैं, तो ये 2-3-4% के ऊपर दे देते हैं सपोज। कहता है कि यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। तो इनमें से 15 से 20 मेंबर होते हैं। सेविंग्स वेरी फ्रॉम मेंबर टू मेंबर, फॉर एग्जांपल 25 to 100 डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू सेव। हाँ जी, तो सेविंग कहता है कि वेरी करती है, अलग अलग करती है, जितना वो सेव कर सकते हैं 25 रुपये से 100 रुपीज़ तक, डिपेंड करता है कि उनकी एबिलिटी के ऊपर कितना वह सेव कर सकते हैं। आगे आ गया, कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स बाय द वे ऑफ सैंक्शनिंग द ग्रुप, वे ऑफ सैंक्शनिंग द ग्रुप। सैंक्शनिंग होता है मंजूरी। हाँ जी, कहता है कि जो संगठन समूह को मंजूरी देने के तरीक़ों से जो सदस्यों के लिए, जो वहाँ के सदस्य होते हैं ना, उनके लिए रोज़गार का अवसर भी प्रदान करता है, उनको रोज़गार भी प्रदान करता है कई बार। हाँ जी, आगे कहता है कि फॉर एग्जांपल स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ रिलीजिंग मॉर्गज। तो मॉर्गज लैंड होती है गिरवी लैंड, ठीक है। तो फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल्स, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल्स नीड्स
फॉर हाउसिंग मटीरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। हाँ जी, कहता है कि पर संपत्तियों को आरोपित करने के लिए, आवास सामग्री मीन्स कि घर बनाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, गिरवी जो भूमि को जारी करने के लिए, जो पहले से गिरवी रखी हुई भूमि है उसको जारी करने के लिए सदस्यों को छोटे कर्जे प्रदान किए जाते हैं, छोटे रूप में लोन प्रदान किए जाते हैं कि अपनी ज़रूरतों को वह पूरा कर लें। देयर इज़ आल्सो ए ग्रुप ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, कहता है कि लोन चुकाने का एक समूह भी होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी नॉन रीपेमेंट, हाँ जी, तो आगे कहता है कि इन केस ऑफ एनी नॉन रीपेमेंट बाय द वन मेंबर्स इज फॉलोअर्ड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है कि किसी एक सदस्य द्वारा पुनर्भुगतान ना करने की स्थिति में संगठन के दूसरे जो सदस्यों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है, मीन्स कि उसका पालन किया जाता है, दूसरे संगठन के मेंबर उसके साथ आ जाते हैं। तो एक मेंबर द्वारा अदायगी ना करने की स्थिति में संगठन के दूसरे मेंबरों द्वारा इसका पालन किया जाता है। हाँ जी, तो वैरायटीज़ ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट की देख लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है, यहाँ पे बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाती है। यहाँ पे कौन कौन आते हैं? एम्प्लॉइज़ आ जाते हैं, मनी लेंडर आ जाते हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स आ जाते हैं, ट्रेडर व्यापारी आ जाते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG आ जाते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन भी बन सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आ गई। पेपर, ये हमने पहले भी देख लिया, पेपर नोट, कॉइन्स, चेक, प्लास्टिक करेंसी में डेबिट, क्रेडिट और डिमांड डिपॉजिट आ जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो प्राइमरी फंक्शन बताई हुई डिपॉजिट्स और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट क्या होते हैं? पीपल डिपॉजिट मनी थ्रू वेरियस मीन्स, तो लोग बैंक में अलग अलग तरीक़ों से पैसा जमा करा सकते हैं। कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, डिजिटल ट्रांसफ़र बाय यूजिंग ऑनलाइन बैंक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में क्या होता है? पीपल बोरो मनी टू मीट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन रिक्वायरमेंट, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं वहाँ से। एग्जाम्पल हो गया होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन एक्सेट्रा, इस तरह के लोन वह वहाँ से ले सकते हो। टर्म ऑफ क्रेडिट की टर्म्स क्या होती है? तो कहता है कि कोलैटरल्स में आपकी लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक एक्सेट्रा, तो ये आपके उसमें होने चाहिए, मीन्स कि आपके पास ये संपत्ति होनी चाहिए। लोन लेने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए जिसके बदले में बैंक आपको दे के सिक्योरिटी के रूम में आपसे रख के आपको लोन दे सकता है। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए आपके, मोड्स ऑफ रीपेमेंट, तो किस तरह आपने रीपेमेंट करनी है उसके बारे में सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।